आपको ये लगने लग जाता है कि एक तो बंदा ऊपर है जो मुझे बचा के रखेगा, एंड विद दैट होप एंड विद दैट प्रेयर और वही दुआओं के साथ आप अपनी कार्रवाई शुरू करते हो। तो अब जो आरआर पोस्ट होते हो वहां पे आज का माहौल नहीं है। वहां पे हर गांव में डिस्टिंक्टेड एक होते थे लोकल मिलिटेंट, लोकल टेररिस्ट, जो वहां के लड़के थे, उन्होंने बंदूक उठाई बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी के कारण, या कुछ लड़के थे सिर्फ जो लड़कियां थी आजू बाजू में, कश्मीरी लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं, तो उनको इंप्रेस करने के लिए उन्होंने बंदूक उठा ली, बोला हम जिहाद लड़ने वाले हैं, हम लोग भारत इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, हम पाकिस्तान जाएंगे, वहां से ट्रेनिंग लेके आएंगे और ट्रेनिंग लेने के बाद इंडिया में आके हम लोग थोड़ा दहशत बनाएंगे और प्रोमिनेंट हो जाएंगे, हमारा नाम ऊपर आएगा और लोग हमको फ्रीडम फाइटर बोलेंगे। सो उसके चक्कर में काफी यंग लड़के जो लोकल टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान चले गए ट्रेनिंग के लिए। दूसरा था जो फॉरेन टेररिस्ट है, पाकिस्तान इनेबल्ड फॉरेन टेररिस्ट। उस टाइम पे टेररिस्ट सिर्फ पाकिस्तान के नहीं थे। पाकिस्तान क्या कर रहे थे, चेचनिया से, अफगानिस्तान से, सुडान से, वी हैव सीन ब्लैक्स आल्सो देयर, ठीक है। उनको भी वो क्या करते थे, पाकिस्तान लेके आते थे, उनको कुछ पैसे देते थे, कुछ ट्रेनिंग देते थे, ये बताते थे कि तुम्हारे गांव में तो इतनी गरीबी है, यहाँ भारत है, एकदम कश्मीर एक ऐसी वादी है जिसको जन्नत बोलते हैं, और आप जाइए वहां पे, आपको हर घर गार्लैंड से, फूलों से आपका इंतजार कर रहा है, आप जाइए, उनके साथ मेल मिलाप करिए, वो आपको खाना भी देंगे और कश्मीर में आप जो मांगोगे आपको मिल जाएगा। सो विद दैट प्रीमाइस, वो सोच विचार के साथ ये टेररिस्ट अंदर आते थे। उनका कॉन्ट्रैक्ट होता था कि आप 2 साल के लिए वहां रहिए, आपको हम लोग 5 लाख 6 लाख या 10 लाख जो भी नेगोशिएशन सैलरी होता था वो दे देते। और इस 2 साल के अंदर ISI डिक्टेट करता था कि अपनी अगली कार्रवाई सिविलियन के खिलाफ, गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स के खिलाफ या फौज के खिलाफ कैसे करनी है। सो ये इंस्ट्रक्शन जो उनके थे ऊपर से आते थे। टेररिज्म को ये मतलब नहीं है कि वो टेररिस्ट हर बार हर समय अपना गन लेके चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। ही इज रोमिंग लाइक अ नॉर्मल मैन। वो एक आम आदमी की तरह सब जगह घूम रहा है, वो भी अपने कॉन्टैक्ट बना रहा है, क्योंकि उसने भी जीना है, उसने भी सर्वाइव होना है। अगर उसके बारे में लोग खबर देने लग गए तो वो मर जाएगा, फौज आ जाएगी और मार देगी। तो उसको मिलजुल के रहना है लोगों के साथ, और मिलजुल के रहते वक्त वो क्या करता है, सबसे पहले प्यार का टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है, लोगों से मेल मिलाप करता है, रिलीजियस बॉन्डिंग्स बनाता है, और जो ओवरग्राउंड जमायत इस्लामी जैसे ग्रुप्स हैं जो इसको हार्नेस करते हैं, उनके साथ मेल मिलाप करता है। ये लोग उसको छुपा के रखते हैं, हाइड आउट बना के उसमें रखते हैं, और ये एक आम हो सकता है वो लोकल किसी लड़की से शादी और ब्याह भी कर ले और वो आसपास में बस जाता है, उसकी गन कहीं अंडरग्राउंड छुपी रहती है। तो उसको एक हुक्म मिल जाता है कि एक दिन ISI से उनके पास वॉकी टॉकी सेट होता है, हर हफ्ते में एक बार वो सेट खोलते हैं, वो बात करते हैं। उस टाइम हमारे पास जैमर्स नहीं थे, फाइंडर्स नहीं थे, हम लोग पता नहीं कर पाते थे कि कम्युनिकेशन कहाँ से हो रहा है। दैट इक्विपमेंट वाज नॉट, दैट टेक्नोलॉजी वाज नॉट अवेलेबल। वो टेक्नोलॉजी नहीं था। आज तो है, जहाँ आप रेडियो सेट खोलोगे हमको पता लग जाता है इस दायरे में 10 मीटर का इलाका है, उसके अंदर ये बैठा हुआ है। तो सर्च करने में, उसको न्यूट्रलाइज करने में बहुत आसान हो जाता है। उस टाइम कुछ नहीं होता। तो वो क्या करता है, 10 दिन के बाद एक बार वो अपने हेडक्वार्टर से बात करेगा, हेडक्वार्टर उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि वहां पे एक गांव है जिसका नाम है शुपिया, शुपिया में एक गली है जिसको बोलते हैं टांडा गली या जो भी गली है, आप जाके 4 बजे शाम को एक वहां पे क्राउड के अंदर ग्रेनेड फेंक दो। तो ये लड़के को तो करना ही है काम, क्योंकि 2 साल के बाद उसने वापस जाना, उसको पैसे भी मिलेंगे। जो लोकल टेररिस्ट है उनको फाइनेंसिंग भी वहां से होता है, पैसे वहां से आते हैं। तो ये वहां जाके ग्रेनेड फेंकेगा, 3-4 लोग को चोट लगेगी, एक मर जाएगा, पाकिस्तान में वाह हो जाएगी। ISI वाले बोलेंगे ये अपना बहुत बढ़िया टेररिस्ट हमने ट्रेन करके भेजा हुआ है और इसने हिंदुस्तान में यानी कश्मीर में बिल्कुल दहशत मचाया हुआ है। व्हेनेवर, जब भी हमने क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट को पकड़ा हुआ है, यानी कि टेररिस्ट ट्रांजिट करना पड़ता है, बॉर्डर क्रॉस करके गाइड होते हैं उनके, गाइड आगे आगे चलते हैं, टेररिस्ट उनके पीछे चलते हैं और वो जाके किसी गांव में बस जाते हैं या किसी पहाड़ी इलाके में जो गुज्जर के मकान होते हैं, गुज्जर और माइग्रेटरी शेपर्ड्स जो अपने गाय और अपने बकरे वगैरह लेके वैली टू वैली घास जहां उगता है वहां पे अपना भेड़ बकरी लेके जाते हैं। तो ये गुज्जर बेसिकली एक्ट ऑल्सो एज गाइड्स, बट वो अपने मन से नहीं कर रहे, अगर नहीं करेंगे तो उनको गोली मार देंगे। तो इससे अच्छा है तो दिशा ही दिखानी, हमने रास्ता ही दिखाना, तो दिखा देते हैं।
तो ये गुज्जर के मकाने बने हुए हैं माउंटेन्स पे काफी, और ये माउंटेन्स में जो मकान बने हो उसको ढोक बोलते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये टेररिस्ट आते हैं, ये ढोकों में रहते हैं, वहीं पे कब्जा बनाते हैं। उनको पता है कि फौज नहीं आ सकती यहाँ पे क्योंकि ऊपर बैठे हुए हैं, और वो अपने स्काउट्स लगाते हैं, ऑब्जर्वर्स लगाते हैं, जो दूर से पता कर सकते हैं कि फौज कब आ रही। उस टाइम हेलीकॉप्टर ऑपरेशन नहीं होते थे, उस टाइम ड्रोन नहीं होते थे, उस टाइम फिजिकल ऑपरेशन होते थे। याद है कि अगर हमको इंफॉर्मेशन मिलता था कि 2 टेररिस्ट इस ढोक में ऊपर बैठे हुए हैं, तो हमको चढ़ना तो नीचे से ही है, और उनको ऊपर से वो स्पॉटर्स दिखा देते, ऊपर से आराम से दिखाई देता है। ठीक है, रात में भी चलोगे तो स्पॉटर्स उनके 4 या 5 किलोमीटर जो ट्रैक्स होते हैं, फौज जंगलों के थ्रू कमांडो ऑपरेशंस करके नहीं चलता है, स्पेकुलेशन पे ट्रैक्स पे चलता है। बिकॉज माउंटेन्स के अंदर अगर कोई सोचता है कि बॉलीवुड मूवी की तरह कहीं पहाड़ी से पेड़ों के बीच में से, वो सब नहीं होता, ट्रैक पे चलते हैं। बिकॉज ग्रुप होना चाहिए, 3-4 दिशाओं से आते हैं और उसको सराउंड करके फिर उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। अगर आप वेंटेज पॉइंट पे बैठे हो, ऊपर बैठे हो, तो नीचे जो भी आता है उसको पता लग जाता है, तो वहां से वो निकल जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम दीज ऑपरेशंस व्हेन दे स्टे इन द डोक में जब भी रहते हैं, दीज आर अनसक्सेसफुल बिकॉज दे ऑलरेडी हैव इंफॉर्मेशन। मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट जहां आप देखोगे जिनको न्यूट्रलाइज किया गया है, वो गाँवों में किया गया है। जब वो लॉजिस्टिक्स या सप्लाईज या कुछ किसी को मिलने या किसी का कुछ फंक्शन अटेंड करने आते हैं, दैट इज द मोस्ट वल्नरेबल टाइम। वो एक वक्त है जहां पे एक टेररिस्ट बिल्कुल वल्नरेबल हो जाता है, और वो अगर इंफॉर्मेशन फौज के पास आ जाती है तो न्यूट्रलाइज करने में उस टेररिस्ट को बहुत आसानी हो जाती है। सो अब जब 36 की बात करते हैं, इसमें से ऐसे हैं जो 5 से 6 टेररिस्ट जो मैंने अपने हाथों से, मेरे बंदूक से मारा है, राइफल से मारा। जो बाकी है वो कंपनी ऑपरेशंस में है, बट कंपनी ऑपरेशन आल्सो लेड बाय द कंपनी कमांडर एक्चुअली, बिकॉज आपने इंटेलिजेंस बनाना है, आपने इंफॉर्मेशन लेना है, आपने लोगों से ताल्लुकात रखना है, आपने लोगों को ऐसे अपने बंदों को ऐसे डिप्लॉय करना है जो आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अब इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस में बहुत फर्क है, ये याद रखिए। इंफॉर्मेशन होता है जैसे 10 लोग एक ही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, हो सकता है कि 10 लोगों के बीच में ऐसा इंटेलिजेंस छुपा हो जो आप पहचान ही नहीं पा रहे। उसने बता दिया 4 आदमी वहां दिखे हैं, इसने भी बता दिया 3 आदमी वहां से आए, इसने बताया कि 1 आदमी इस ट्रैक पे चल रहा था। अभी इसने 4 बताया, इसने 3 बताया, इसने 1 बताया, ट्रैक भी बताया, सब कुछ बताया। द कॉमन फैक्टर जो इसमें है वो ट्रैक है। सो तो पहला क्वेश्चन मार्क जो हम लगाते हैं, आर दे रियली देयर, वो है कि नहीं वहां पे, तो हमको पता लग जाता है हाँ ये ट्रैक का इस्तेमाल हो रहा है और यहां पे कोई है और या कोई आने वाला है। तो वहां पे अपने नजरें खुल जाती हैं, और वो नजरें खुलने के बाद क्या होता है, यू स्टार्ट स्क्रूटिनाइजिंग दैट एरिया। आप उस एरिया के ऊपर ज्यादा तहकीकात करने लग जाते हो, देखने लग जाते हो, अपने इंटेलिजेंस वाले लगा देते हो, सिविलियन जो बंदे आपके साथ काम करते हैं उनको लगा देते हो। और फिर जैसे वो लोग आने लग जाते हैं, वहां पे जिस दिन वो किसी गांव में घुस जाते हैं, उस गांव को कॉर्डन करके फिर उनको एक सिंगल घर में आइसोलेट करके फिर उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है। सो इन द बागेन these 36 terrorists were neutralized by my company, Eco Company, and there are fantastic boys I had. They were from the Mahar group and the engineers. And ये लड़के थे जो इतने जोश वाले थे कि मैं आपको, मेरे 2 जो साथीदार है, अभी पता नहीं कहाँ है वो, एक तो किशोर था और एक संतोष थे। संतोष था, अगर मैं यहाँ पे खड़ा होता, एक मेरे आगे खड़ा होता था, एक मेरे पीछे खड़ा होता, और जब उनको पूछते थे भैया तुम मेरे को गिव मी फ्रीडम ऑफ एक्शन, आई ऑल्सो नीड टू डू समथिंग, बोलते नहीं साहब, आपको अगर गोली लग गई यानी कि हम लोग जी नहीं पाएंगे। सो दैट इज द काइंड ऑफ मोटिवेशन द टीम हैज, बिकॉज यू लिविंग टुगेदर। उस टाइम कोई रहने की जगह नहीं होती थी, हमको बोलते थे स्लीपिंग बैग लो, अपना राइफल उठाओ, मैगजीन और एम्यूनिशन डालो और चल बसो। एक गांव है जैनापुरा, वहां जाके आप लोग वहां पे अपने 3 महीने के लिए कैंप बसाना है। वहां कोई बिल्डिंग नहीं है, ना कोई सड़क है, ना कोई रहने की जगह है, आपको ये भी नहीं पता कि कल का खाना आएगा कि नहीं आएगा, कुछ नहीं। आपने अपना 72 आवर्स का राशन ले रखा है, पिट्ठू पहन रखा है, उसमें स्लीपिंग बैग है, और आप पैदल चलते हो। बिकॉज वी विल नॉट, आप गाड़ी नहीं ले सकते। आईडी का थ्रेट काफी होता था उस टाइम, जो रास्ते पे बॉम्ब प्लांट करते हैं उसके बाद। आईडी एग्जैक्टली क्या होता है? इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। इट इज अ डिवाइस, एक्सप्लोसिव, वो डेटोनेटर के साथ रास्ते के नीचे गाड़ देते हैं। अच्छा। और उसके साथ एक बैटरी लगा देते हैं। अगर बैटरी और वो वायर टच हो गया वो उड़ जाता है। दीज आर ऑल्सो रिमोटली कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं इसको। तो विद इन 100 मीटर वो टेररिस्ट बैठा होता है, आपकी गाड़ी आएगी, वो उसको उड़ा देंगे और आपके गाड़ी भी उड़ जाएगी और जवान भी उड़ जाएगी। वो आईडी के कारण नोबडी इज टू
कोई गाड़ी नहीं लेके चलता था, पैदल चलता था। हमारा डेली रूटीन होता था कि 20 से 22 किलोमीटर 18 kg वेट के साथ, जो बुलेट प्रूफ होता है और जो हेलमेट होता है, जो हथियार होता है, उसका वेट होता है 18 kg वेट के साथ वी यूज्ड टू वॉक एटलीस्ट 18 to 20 किलोमीटर एवरी डे। एंड ये सुबह के वक्त नहीं है कि सुबह 9 बजे उठेंगे, अपने चाय पे चर्चा करके घूमते रहेंगे और वापस आ जाएंगे। इट वॉज एनी टाइम ऑफ द डे, एनी टाइम ऑफ द नाइट, एंड व्हेन द कॉलिंग केम यू जस्ट वेंट। और आपको जब जाना था